हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में जिसका नाम है क्या, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मीन्स कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, अपने डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले। तो इसके बेसिक कंसेप्ट से कि हमें DRR बनाना पड़ता है, DRRI हमें करना पड़ता है, मीन्स की जो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो इनकम आती है उसकी जर्नल एंट्री हमने डिस्कस की थी। आई होप ये जो सभी स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या डेट रहने वाली होती है, किस डेट को हम DRI करते हैं, कितनी परसेंटेज पे करते हैं, ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। विद इन अ हाफ आवर के अंदर, विद इन 29-28 मिनट्स के अंदर हमने इस पूरे कंसेप्ट को विद एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि किन किन को ये DRR और DRRI बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। इनका मतलब भी समझाया था क्योंकि एग्जाम के अंदर इसकी थ्योरी पे आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे थ्योरी भी लिख दी है। ठीक है, जर्नल एंट्री हो गई है। अब फाइनली हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जिसका नाम क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं मेथड्स की। देखो इसके मेथड ना आपके 4 है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आता है पता है कौन सा है? एक तो आपका आता है लमसम मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपका आता है ड्रॉ, जो लॉट्स के अंदर किया जाता है, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर हम सिंकिंग फंड का यूज करते हैं। ठीक है, सिंकिंग फंड्स का यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर करूं इनके। और अगर मैंने जितनी बार देखा है एग्जाम के अंदर कन्वर्जन के ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब कन्वर्जन के ऊपर इनके बाद क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा, इनके दोनों के ऊपर, देन उसके बाद इसके ऊपर। इसके ऊपर मैंने अभी तक इतना क्वेश्चन नहीं देखा है, सो दैट्स द रीजन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप अपने बेस पे करना चाहे तो अपने बेस पे कर सकते हैं, वैसे मैं आपको करवाऊंगी, डोंट वरी। सो स्टार्ट करिए। लमसम मेथड का मतलब क्या है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था कि आपने 2020 के अंदर 1 लाख रुपए आपने अरेंज किए थे और 2024 के अंदर उस 1 लाख की हमें क्या करनी है, पेमेंट करनी है, राइट। अब मैं इसकी पेमेंट धीरे धीरे करके करूं, लॉट्स में करूं, या तो आप क्या करो 2024 को, आपके पास तरीके काफी सारे हैं। अब मैंने कहा कि आप एकदम से आप सारे के सारी पेमेंट कर दो 1 लाख रुपए यहीं पे, ठीक है। या फिर आप स्लॉट कर दो कि मैं हर महीने क्या करने, हर 4 साल है ना, यहाँ पे हमारे पास 4 साल है और 1 लाख रुपए है। मीन्स कि हर साल मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 25-25 हज़ार रुपए की पेमेंट कर दूं। दूसरा तरीका ये है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो इस पार्ट में पता है क्या है, लमसम का मतलब होता है कि सारी की सारी अमाउंट जितनी भी है ना उन सबको एक साथ पेमेंट कर दो एट द एंड में, जितना भी अमाउंट बनते हैं। समझ पा रहे हैं? तो सबसे आसान है। अच्छा, मैंने कहा कि मुझे 1 लाख की पेमेंट करनी है, तो सबसे पहले इशू की एंट्री होगी। स्टेप नंबर 1 मैं जल्दी से रिकॉल करवा दूं आपको कि स्टेप नंबर 1 क्या था कि आपने सबसे पहले इशू किया था। स्टेप नंबर 2 क्या था कि आपने DRR बनाया था 10%, वो भी किसका, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू का। अच्छा, स्टेप नंबर 3 क्या था कि आपने ये 31/3 को आपने क्रिएट किया था और 30 अप्रैल को आपको क्या करना था, DRR इन्वेस्टमेंट करनी थी 15% ऑफ दिस वन। ठीक है, देन स्टेप नंबर 4 क्या था कि आपको क्या करना है, इनसे इनकम जो हो रही थी वो आपको रिसीव करनी है। आपकी इंटरेस्ट से इनकम हो रही थी और इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रही थी, जिस टाइम आप क्या कर रहे हैं उनको रिडीम कर रहे हैं, 2024 मान लीजिए। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ड्यू की एंट्री होती थी, देन उसके बाद एक्चुअल में पेमेंट की एंट्री होती थी। ठीक है, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6 एंड देन स्टेप नंबर 7 क्या था कि जो आपने DRR बनाया था उसको जर्नल रिजर्व में कन्वर्ट करना होता था। क्या आपको इतने स्टेप याद है? जो हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, राइट। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि लमसम क्या। मैंने आपको बता दिया कि रिपे करना एंटायर अमाउंट को डिबेंचर्स होल्डर्स की, डिबेंचर्स अमाउंट की, वो भी डिबेंचर होल्डर को उसकी मैच्योरिटी के टाइम, इसकी हमारी मैच्योरिटी क्या है, 2024 है। ठीक है, एक स्पेसिफिक डेट होती है, उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, इनकी पेमेंट करनी पड़ती है और उसके लिए हमें DRR क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है और इस DRR को हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, ज़रूरी है। और इससे आने वाली इनकम जो कि हमने नोट की ये भी रिकॉर्ड करेंगे, इसको फिर हम सेल करेंगे इन्वेस्टमेंट को, वो भी हम नोट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम का क्वेश्चन है ये कहते हैं कि XYZ लिमिटेड है, इशू किए हैं 4 लाख रुपए, 9% के ऊपर 10 रुपए का एक शेयर है। इसकी मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करती हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए कि
कब किए हैं? 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने 4 लाख रुपए अरेंज किए हैं, ठीक है, अपने पास आए इनके, और उसके ऊपर मुझे क्या करना है? 9% डिबेंचर्स का इंटरेस्ट देना है, ठीक है, और एट अ प्रीमियम पे इशू किए 6%, मीन्स कि 100 रुपए का शेयर था, आपने 6 रुपए और जोड़ दिए, मीन्स कि 106 का आपने पैसे आपके पास आए हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं? मीन्स कि 4 लाख रुपए तो आपके पास क्या है? मेन डिबेंचर का अमाउंट है, और इसके ऊपर 24,000 रुपये आपके सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है जो कि आपको मिला है। टोटल आपको पैसे कितने मिले हैं? 4,24,000 रुपये। इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं कि रिडम्पशन करनी है एट अ प्रीमियम पे। ओ माय गॉड, पॉइंट नंबर रिडम्पशन में किया था हमने, इशू में किया था कि ये वाला टॉपिक आई होप आपको याद होगा। मैं आपको लेकर चलती हूँ इस एंट्री के ऊपर। क्या एंट्री है कि अब देखो, इशू भी किसमें किया है? इशू भी किसमें किया है? प्रीमियम पे किया है हमारे एग्जाम्पल में, और रिडीम भी किसमें किया है? प्रीमियम पे ही किया है। तो कंपनी का यहाँ पर अब हमने क्या किया? 106 में इशू किया है और 110 में रिडीम किया है। तो बेनिफिट यहाँ पे क्या होता है? 10 का पैसा, 10 रुपए का सामान आपने क्या कर दिया? 106 में बेच दिया, तो 6 रुपए का फायदा हो रहा है, 6 रुपए का फायदा हो रहा है। अच्छा, फिर आपको जब उसकी पेमेंट कर रहे हो ना, तो आपको पेमेंट कितनी ज्यादा करनी पड़ रही है? 10 रुपए करनी पड़ रही है। तो पैसे बेनिफिट आया कितना था आपके पास? 6 रुपए। एक्सपेंसेस खर्चा कितना हो गया? 10 रुपए। तो आपका यहाँ पर जो लॉस है ना वो 4 रुपए हो रहा है, और इस लॉस को हम जब इशू की एंट्री करेंगे ना उसी टाइम उसको क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर देंगे। समझ पा रहे? जब इशू की एंट्री करेंगे ना उसको रिकॉर्ड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे एग्जाम्पल के अंदर बैंक में पैसा आया है 106 के हिसाब से, और इसको मैं कलर चेंज कर दूं, पिंक से कर लेते हैं। बैंक में हमारे पास पैसा आया 106 रुपए के हिसाब से, 106 आ गया। अब देखो यहाँ पे 106 है, ठीक है। मैंने आपको बताया डिबेंचर अकाउंट में केवल हमेशा फेस वैल्यू आती है 100 रुपए, ठीक है। सिक्योरिटी पे आपने इशू किया 6 रुपए, यहाँ पे आ गया, समझ में आ गया। अब आपने कहा कि मुझे रिडीम करना है 10 रुपए और मुझे देने हैं, तो ये खर्चा हुआ। तो जब रिडम्पशन की एंट्री करते तो क्या हो गए? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो इसको सेट ऑफ करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? पहले ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको 10 रुपए यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब क्या ये बैलेंस टैली हुआ? या इतना तो टैली हुआ था, ये 106 से 106 हो गया, यहाँ पे 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गया है, तो यहाँ पे मुझे क्या एंट्री डालनी पड़ेगी? लॉस ऑन इशू ऑफ द डिबेंचर्स। कितना? 10 रुपए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्यों लिखा? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका एक प्रूडेंस कंसेप्ट है कि जब कंपनी को ये पता चल रहा है कि फ्यूचर में आने वाली डेट पर मुझको 10 रुपए का नुकसान होगा, मैं उसको आज ही रिकॉर्ड कर लूँ। अरे फ्यूचर में प्रॉफिट भी तो होता है। कहते हैं नहीं नहीं, फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते, फ्यूचर के लॉस को पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब एंट्री किसकी कर रहे हैं? इशू की कर रहे हैं, तो इशू के टाइम पे तो इशू ही लिखा जाएगा ना। सो सिंपल, समझ पा रहे हैं? तो ये प्रूडेंस कंसेप्ट है कि जो आपको नुकसान होने वाला है, जिसकी कहीं ना कहीं लॉस में जाने वाले, उस लॉस को आज ही बुक कर लो, ठीक है, उस लॉस को आज ही बुक कर लो। तो ये एंट्री इसलिए ये बनेगी आपकी। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, तो यहाँ पर ये आ गया समझ में कि आपको यहाँ पर 4 रुपए का नुकसान हो रहा है, वो 4 रुपए की एंट्री मैंने आपको करके दिखा दी, ठीक है। एज्यूम करना है रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वाज मेड 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन 30 अप्रैल। ये कहते हैं कि जो उसके बाद आपको DRR भी करना है, DRR आप 10% करने वाले हैं। तो ये कहते हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपने कर दी है, और वो भी आपने 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे किया, वो भी 30 अप्रैल को। कितने? 30 अप्रैल को। यहाँ पे 10% क्या दिखा रही है पता है? ये इंटरेस्ट की रेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। व्हेन मतलब कि DRRI आपको 15% इन्वेस्ट करना है और उसके ऊपर आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। रिडम्पशन इज द ड्यू द डिबेंचर्स वॉज रिडीम ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट को रिडीम हो गया, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या करनी है? आपको इशू की करनी है। तो इशू बता दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। इस तारीख को हमें क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन करना है, ठीक है। कितना पैसा आएगा? 4,24,000 रुपये आएगा, 4,24,000 रुपये आएगा। मैंने आपको बताया क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूड है। अब जब मैं इसकी एंट्री ड्यू की, अब ये इसको मैं कैपिटल में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे डेट क्या आएगी? यही आएगी जिस दिन मैंने इशू किया, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,24,000 टू डिबेंचर्स, ये भी क्लियर हो गया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 24,000 हो गया। अब मेरे को ये पता चल रहा है कि मुझे फ्यूचर में मुझे क्या करनी है?
फ्यूचर में मुझे क्या करनी है, प्रीमियम पे पैसा देना। तो 10 रुपये जो मुझे एक्स्ट्रा देना है ना, 10 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देना है, वो 4 लाख का मुझे 10% प्रीमियम और देना है। दैट मीन्स 40,000 रुपये मेरे लिए खर्चा है। तो यहाँ पे 40,000 से एंट्री हो जाएगी। इज इट क्लियर? 40,000 एंड दिस इज अ 40,000 लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया था 106 में, 100 रुपये का डिबेंचर इशू कर दिया 110 में। ठीक है, अब मैं इनकी टोटल आपको कैपिटल दे रखी है एक्चुअली, यहाँ पे 4 लाख रुपए लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे 4 लाख रुपए लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे ये लिखती कि मैं 4000 शेयर्स हैं, तो यहाँ पर फ़र्क वही हिसाब पड़ता कि मुझे यहाँ पे बस अब 4000 से मल्टीप्लाई करनी है, मुझे यहाँ पे 4000 से मल्टीप्लाई करनी है। सो सिंपल। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, ड्यू के इशू की एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री क्या होगी? डीआरआर क्रिएट करने की होगी। डीआरआर किसके ऊपर क्रिएट करना है? फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। और डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है? 4 लाख रुपए। 4 लाख के ऊपर मुझे 10% करना है, जो कि क्या होगा? 40,000 मेरा डीआरआर बनेगा। ठीक है, कहाँ से क्रिएट होगा? अब ये पूरा बड़ा गुल्लक है, उस गुल्लक में से मुझे 40,000 रुपये निकालने हैं। तो गुल्लक का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो या फिर सरप्लस लिख लो। टू डिबेंचर्स रिजर्व अकाउंट की मैंने डीआरआर बनाया है 40,000 का, 40,000 का। ठीक है, अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। अब आपको ये तो पता चल गया कि मैम हमें डीआरआर बनाना तो है। अब मुझे पता लगा कि मुझे यहाँ पर कब रिडीम करना है। रिडीम बताओ कब करना है? ड्यू डेट कब है इसकी? हाँ, 31 मार्च 2024 है। 31 मार्च 2024 है। मैंने आपको क्या बताया था? जो भी डेट हो उससे पहले जो भी आपकी 31 मार्च आए, अब 31 मार्च 2023 आएगी, इस तारीख को आपको डीआरआर बनाना होगा। बनाना है नहीं बनाना? ठीक है, डीआरआर बनाना है मुझे 31/3/2023 को। ये बना दिया मैंने 31/3/2023 को। ठीक है, अब जो डीआरआर बनाया था उसको मुझे इन्वेस्ट करना है आने वाली 30 अप्रैल से पहले। अभी ये डेट 2023 है तो 2023 ही आएगा। 24 होता तो 24 आ जाता, 22 होता तो 22 आ जाता। तो कहने का मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर मुझे पैसा क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। डीआरआरआई की एंट्री हमारी 30 अप्रैल 2023 को होने वाली है। ठीक है, क्योंकि हमें इतने टाइम का फिर इंटरेस्ट मिलेगा और फिर हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे इस वाली तारीख को। आई होप मैं आपको समझाने में बिल्कुल आपको इजी लग रहा होगा, राइट? अच्छा, मैंने कहा कि 30/4/2023 को मैंने डीआरआर कर दिया, डीआरआर इन्वेस्टमेंट कर दी, बैंक से पैसा चला गया 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन देखो क्या था? रिडम्पशन देखो क्या था? 4 लाख के शेयर्स को आपने 4,40,000 में बेच दिया, पर आपको तो फेस वैल्यू चाहिए ना। फेस वैल्यू ये होती है, तो वही इसलिए बोला जाता है कि जो इशू वैल्यू होती है उसी को हम लेके चल देते हैं कि 15% कितना हो गया? ओके, अच्छा यहाँ पे 60,000 क्यों है? नहीं 60,000 नहीं आएगा यहाँ पे। 4 लाख का हम क्या करेंगे? 15% करेंगे। अच्छा 60,000 ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ओके 60,000 करेक्ट अमाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 60,000 की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इस 60,000 के ऊपर आपको मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको क्या मिल रही है? 10% क्या है? गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2024 तक की मंथ कितने हुए? अप्रैल तो खत्म हो गया भाई, लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। मई लेंगे? यस, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हुए बेटे? मेरे पास यहाँ पर हो गए 11 महीने। मीन्स कि इन 11 महीनों का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो। अब ये कहते हैं 60,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं, किए नहीं किए? 11 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा और कितने % मिलेगा? आपको 10% मिलेगा। सो सिंपल। तो यहाँ पे कट करो। ठीक है, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 0 गुना में 11, तो ये हो जाएगा 5,500 रुपये। ये क्या है? मेरे पास इंटरेस्ट आया, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी ना बेटे, उसके ऊपर मेरे पास इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट कब मेरे को रिसीव होगा? इंटरेस्ट मुझे रिसीव होगा जिस तारीख पर मैं रिडीम करने जा रही हूँ। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा मैंने रिडीम किया 31 मार्च 2024 को। मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर इसकी ना आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं।
कि पहले मेरे को मैं इंटरेस्ट की कर दूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना 5,500 रुपये और 5,500 रुपये। फिर मैं एंट्री कर सकती हूँ कि मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी उसको मैंने एनकैश कर दिया है DRRI को 60,000 रुपये यहाँ पे, 60,000 रुपये यहाँ पे। मैंने दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे एंट्री लिखी हुई है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप ये कर दीजिए, अदरवाइज कंबाइन में कर दीजिए। 60,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट के, 5,500 आपके पास इंटरेस्ट के हैं, टोटल अमाउंट बैंक के पास कितना है 65,500 रुपये। ठीक है, देन उसके बाद ड्यू की एंट्री करनी है कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, खर्चा है कंपनी के लिए तो हमने इसको डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो और फाइनल पेमेंट 4,40,000 की हो जाएगी, दैट्स इट। और जो अमाउंट आपने DRR का क्रिएट किया था, कितना किया था 40,000 क्रिएट किया था, 4 लाख के ऊपर 10% जो क्रिएट किया था, उसको क्या करना है आपको आपके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। सेम तारीख रहने वाली है, ये आखिरी तारीख है। ठीक है, अच्छा अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, अगर कंपनी को यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम हुई है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, अब इंटरेस्ट जब रिसीव होता है कंपनी का प्रॉफिट का बैलेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अब आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब इनकम बढ़ती है तो कहाँ जाती है, तो यहाँ पे आती है इंटरेस्ट रिसीव, और ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कौन क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, अब उसको हम डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,500। अच्छा जो नुकसान हुआ है, नुकसान कौन सा हुआ है, मेरे को ये नुकसान हुआ है भाई। मैंने आपको बताया था कि रिडम्पशन के टाइम जो भी नुकसान होता है तो उसको कवर सबसे पहले कहाँ से किया जाता है, आपके फायदे में से किया जाता है। वो फायदा जो कि आपको प्रीमियम पे आपने जो इशू किया। अच्छा प्रीमियम पे इशू करते वक्त आपको पैसा कितना मिला था, 24,000 मिला था। कितना मिला था, 24,000 मिला था। सुनो ध्यान से सुना इस बात को, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट बढ़ा है आपके पास 24,000 रुपये। आपको एक्सपेंस मीन्स की लॉस जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 40,000 का हुआ है। तो मैंने आपको बताया था इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सबसे पहले इसको हम कवर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में से। अगर पैसे की कमी रह जाती है तो हम आउट ऑफ प्रॉफिट में से कर देते हैं। अब हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर कि 24,000 हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 24,000। जो कमी रही है, कमी कितने की रही है, 16,000 रुपये की कमी रही है। इसको हम कहाँ से कवर कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे 16,000 रुपये, राइट। क्योंकि ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे टू किसके नाम से, कि रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। किसके कारण हुआ, ये हुआ है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया हमने 40,000 रुपये। उम्मीद करेंगे ये एंट्री आईओ मैंने डाली नहीं थी तो मैंने अभी लिख दिया है। ये भी आपकी 31 मार्च 2024 को होगी। यहाँ पे हो जाता है बेटे आपका ये कंसेप्ट क्लियर कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं, क्लियर है, ओके। एंट्री समझ में आई, DRR क्रिएट कैसे किया जाता है और इनकी टाइम ड्यूरेशन, इनका मंथ। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जो DRR होता है वो 10% आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू, DRRI आपके 15%, वो भी इसी की डाल दो क्योंकि दोनों की फेस वैल्यू, रिडम्पशन की फेस वैल्यू और इसकी फेस वैल्यू दोनों सेम ही होती है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सॉरी। और इसको डालना है आपको 31 मार्च, जो भी आपके रिडम्पशन का टाइम है उससे जो भी उसके बाद उससे पहले जो भी 31 तारीख है उसको आपको ये एंट्री डालनी है, और उसके बाद 30 अप्रैल से पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, अदरवाइज क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन हो। क्लियर है, समझ में आ गया कि लंप सम पेमेंट मेथड क्या होती है, DRR क्रिएट कैसे किया जाता है, DRRI कैसे होता है। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन था जो कि आज हमने सॉल्व कर दिया। लग रहा है आसान क्वेश्चन, तो 5, 6, 7 स्टेप के अंदर पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए। ठीक है, समझ पा रहे, ओके। अब हम नेक्स्ट में करेंगे सिंकिंग फंड। बहुत इंटरेस्टेड है इसमें, थोड़ा सा चेंज है आपका DRR की तरह ही बट थोड़ा सा चेंज है। फाइनली आज हमारा ये टॉपिक भी हो गया है DRR का, लमसम मेथड का। ठीक है, ये आज हमारी सेकेंड वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया है। आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की
कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे ना, आपको नजर आ रहा होगा कि 25 वीडियोस आ चुके हैं यहाँ पर, राइट। और दूसरी बात कि हर एक चीज़ को हमने इन डेप्थ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको साथ में लेकर समझाया हुआ है, ठीक है। सो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और इन प्लेलिस्ट को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी इन डेप्थ में चीज़ों को समझाने की। अब देखो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है चीज़ों को समझाने में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये इतनी मोटी जो बुक है मेरे पास, वो ऐसे पढ़ते रहना, क्योंकि एमकॉम में भी आता है, बीकॉम में भी आता है, +2 के जो आपके मैंने बताया CUET का एग्जाम आता है वहाँ पे भी आता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना, बच्चों के पास शेयर करना, ओके। सो चलो।